A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 business studies. So as you know very well, there are different topics that we already discussed in the previous class. So in the last class we have started the topic that is capital structure. So first of all we will recapitulate the meaning of the capital structure, and after that we will start the further to understand the what is the meaning of the capital structure, so how we can explain it, as well as we will explain the what is the financial leverage, trading on equity. Next topic we will discuss. So there are different topics that we have to discuss in this chapter. So let's start with the capital structure. Next topic is capital structure. Okay. First of all we will deal with the capital structure meaning. So capital structure means the proportion of the debt and equity used for the financing the operation of the business. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम प्रपोर्शन देखते हैं डेट का एंड इक्विटी विच इज़ यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए उसको क्या किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल, ये किसका प्रपोर्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेट एंड द इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी. सो इन अदर वर्ड्स capital structure represent the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. So what kind of capital structure is best for the firm is very difficult to define. ठीक है, ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रपोर्शन बताता है किसका, कि कितना डेट कैपिटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और कितना इक्विटी का कैपिटल है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में. सो व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा किसी भी फर्म के लिए, ये बताना क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन. इसको डिफ़ाइन करना वेरी डिफ़िकल्ट. सो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और द मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए जो भी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करे और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, जो वेल्थ है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का, उसको भी इंक्रीज़ करे. ठीक है. सो डेट एंड इक्विटी डिफर इन द कॉस्ट एंड रिस्क. जो डेट होता है और जो इक्विटी होता है बोथ आर डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क. दोनों ही डिफरेंट होते हैं कॉस्ट और रिस्क में. एज डेट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की सिक्योरिटीज़. ठीक है. डेट और इक्विटी क्या है, दोनों ही कॉस्ट और रिस्क में डिफ़र करते हैं. तो एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, जैसे ही आपको पता है डेट क्या है, वो लेस कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, बट ये क्या होता है, बहुत रिस्की सिक्योरिटी है. वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी. इक्विटी क्या है, वो सिक्योरिटी एक्सपेंसिव है बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज़. ये सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सेफ होती हैं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो डेट क्या होते हैं, वो उसका कॉस्ट लेस होता है बट रिस्की ज़्यादा होता है. बट इक्विटी क्या है, वो एक्सपेंसिव है बट सेफ ज़्यादा होता है. सो डेट इज़ रिस्की. डेट क्या है, वो रिस्की है बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस. डेट रिस्की इसलिए कि जो भी उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है डेट पे, वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का वो लीगल ऑब्लिगेशन है दैट दे हैव टू पे. इट इज़ मैंडेटरी. इन केस ऑफ दे फेल टू पे डेट, सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम ओवर द असेट ऑफ द कंपनी. अगर जो डेट है उसको पे करने के लिए कोई भी कंपनी क्या है फेल हो जा रही है, उस केस में जो भी डेट सिक्योरिटी होल्डर है वो क्या कर सकता है, कंपनी के जो भी असेट्स हैं उन पे क्लेम कर सकता है. और उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने असेट को सोल्ड आउट करके या अपने असेट्स को ही उसको जो डेट सिक्योरिटी होल्डर्स है उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा. एंड इफ़ फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर फर्म क्या है वो भी फेल हो जा रही है कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट को भी वो नहीं रिटर्न कर पा रही है, it can even go to the liquidation and the stages of the insolvency.
उस केस में कोई भी कंपनी क्या है वो इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे भी जा सकती है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना दिवालिया निकलना, मतलब उसके पास सब कुछ ख़त्म, उस केस में भी हो जाती है अगर वो प्रिंसिपल, वो अलग बात है कि जो उस पर इंटरेस्ट होगा उसको पे करेगा, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का परचेज़ किया गया था वो भी नहीं दे पा रही है, तो उस केस में कोई भी कंपनी क्या है वो एक इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे भी जा सकती है। These securities are safe securities from the company's point of view. Okay, so as companies has no legal obligation to pay dividend to equity shares if it is running in loss, but these are expensive securities. ओके, सो जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेफ़ होती हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंपनी का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड को पे करे इफ़ इट इज़ रनिंग इन लॉस, अगर वो लॉस में रन कर रही हैं। बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़, बट ये सारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो क्या अफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट करता है और जो भी फाइनेंशियल रिस्क है। So a best capital structure is the one which result in maximizing the value of equity shareholder or which brings rise in the price of the equity shares. ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को भी। साथ ही साथ अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द वन, वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो है विच रिजल्ट मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करे और विच ब्रिंग राइज इन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, और जो क्या करे कि जो इक्विटी शेयर्स है उसकी प्राइस को भी राइज करे। सो जनरली कंपनीज यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज टू सेटअप कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली जो कंपनीज होती हैं वो फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को सेटअप करने। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। So financial leverage refers to the proportion of debt in overall capital. ठीक है, मतलब किसका proportion बताता है, ये debt और overall जितना भी capital है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि financial leverage is equal to D upon E, और यहाँ पे D क्या है, that is debt and E is equity. Right, so with debt funds companies fund and earning increases। ठीक है, डेट फंड के साथ जो कंपनी का फंड है वो अर्निंग है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो डेट है कहीं से बोरो करना, लोन लेना, वो क्या है, चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का, बट इट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। बट ये रिस्की है कि और ज़्यादा डेट को इन्वॉल्व करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। सो मोर डेट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द अर्निंग ओनली व्हेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, मतलब कह रहा है कि मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग। अगर ज़्यादा डेट लिया जाता है तो ये क्या है, इंक्रीज इन अर्निंग, अर्निंग में इंक्रीज करना है ओनली व्हेन रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जब रेट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट। ठीक है, ये कह रहा है कि मोर डेट रिजल्ट करता है इंक्रीज इन अर्निंग, अर्निंग में इंक्रीज करता है किस केस में, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, जो भी हम डेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने पे जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा होगा, उस केस में अर्निंग ज़्यादा होगी, तब जो डेट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है, डेट तभी पॉजिटिव वे में हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर देन द अर्निंग और द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, देन मोर डेट मीन्स लॉस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन मोर डेट मीन्स लॉस फॉर द कंपनी। अब इस केस में अगर कंपनी क्या करती है
और लोन लेती है और डेट लेती है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करने के लिए द ओनर ऑफ द कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर इज़ मोर देन द डेट इज़ इन्वॉल्व इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जो ओनर ऑफ द कंपनी है, गेन और अर्निंग पर शेयर इज़ मोर व्हेन डेट इज़ when debt is involved in the capital structure, debt involved है capital structure में, we will take following example, एक example के through हम लोग बताते हैं, in which company is using all equity capital in one situation। एक सारे इक्विटी जो भी है कैपिटल जिससे फंड को रेज किया जा सकता है वो एक सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। देन इंक्लूड सम डेट अलॉन्ग विथ इक्विटी इन सेकेंड सिचुएशन, फिर अलग केस में जो भी इक्विटी यूज़ कर रहा है वो डेट को ले रहा है एंड देन ऐड मोर डेट अलॉन्ग विद द इक्विटी इन थर्ड सिचुएशन। फिर थर्ड केस में क्या होगा कि और डेट को इंक्लूड करेगा इक्विटीज़ के साथ, इक्विटी के साथ और डेट को ऐड करेगा, तब उसमें बोल रहा है कि उस सिचुएशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल कितना दे रखा है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है डैट इज़ 50 लाख। ठीक है, इक्विटी कैपिटल कितना है 50 लाख, 5 लाख शेयर्स है और 10 के हर शेयर्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 लाख। डेट कितना है, अभी कोई भी नहीं लिया गया, नील है। टैक्स रेट कितना है, दैट इज़ 30%। ठीक है, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग जो हो रही है इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के पहले कितनी हो रही है, दैट इज़ 7 लाख। नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है टोटल कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी कैपिटल है 40 लाख, जिसमें 4 लाख का शेयर्स है, 4 लाख शेयर्स है और ₹10 पर। ओके, डेट यहाँ पे, वहाँ पे केस में इक्विटी कैपिटल था, वहाँ पे कोई भी डेट नहीं लिया गया था। अब यहाँ पे डेट कितना है 10 लाख है। टैक्स रेट कितना है 30% है, वहाँ पे भी देखिए टैक्स रेट कितना था 30% था। और इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट पे इंटरेस्ट कितना है 10%। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी कितना हो रहा है 7 लाख हो रहा है। फिर आता है थर्ड सिचुएशन, दैट इज़ टोटल कैपिटल इज़ 50 लाख, इक्विटी कैपिटल 30 लाख है जिसमें 3 लाख शेयर्स है 10 ईच। डेट यहाँ पे 20 लाख है। टैक्स रेट यहाँ पे 30% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना दे रहा है 10% दे रहा है। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT दैट इज़ 7 लाख। अब इसी सिचुएशन को क्या है बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ वी कंपेयर द अबव टेबल, अगर हम टेबल को कंपेयर करते वी कैन सी दैट इन सिचुएशन थर्ड दिस वन इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न पा रहे हैं, फॉलोड बाय दी सिचुएशन 2 के, एंड लीस्ट अर्निंग इन सिचुएशन 1, और सबसे कम कहाँ पे अर्निंग हो रही है दैट इज़ सिचुएशन 1 पे। देखिए यहाँ पे अर्निंग क्या है, सबसे ज़्यादा हो रही है थर्ड में, सबसे कम हो रही है 1 में। ओके, सो हैंस इट इज़ प्रूव दैट मोर डेट ब्रिंग मोर इनकम। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर हम लोग ज़्यादा डेट लेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी फॉर दी ओनर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ओनली व्हेन द रेट ऑफ द अर्निंग ऑफ द कैपिटल दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिचुएशन उसी केस में सही होगी जिस केस में हम लोग बात करते हैं कि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, तभी केस ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कंपेरिजन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो इसी का एक्सप्लेनेशन किया है जब 14% EBIT, ठीक है, वही जो आपका है बिफोर इनकम एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो 14% विच इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 10% दे रहा है ना, और यहाँ पे जब हम लोग ने कैलकुलेट किया तो 14% आ रहा है।
ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 14% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो यहाँ पे 14% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉफिटेबल कंडीशन है। सो 14% इज़ ग्रेटर देन दी 10%, सो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। तो इसको कैसे निकाला आप लोगों ने देखा कि इसका क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख था इंटू 100, तो 14% आया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था, तो 14% इज़ मोर देन दी 10%, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी रिटर्न हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो कम है एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इक्विटी शेयर्स होल्डर लूज बाय दी इंक्लूडिंग मोर डेट, ठीक है। जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है वो कम है एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इक्विटी शेयर्स होल्डर लूज बाय इंक्लूडिंग मोर डेट। उस केस में क्या होगा कि जो शेयर्स होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर है, वो लूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि शेयर्स होल्डर्स को मिलेगा ही मिलेगा जब कंपनी लॉस में चल रही हो, ठीक है। तो क्योंकि अब इस केस में क्या है, मोर डेट लेने की वजह से इक्विटी शेयर्स होल्डर को क्या है, लूज़ करेंगे, देन मोर ऑफ द इक्विटी इज़ बेनिफिशियल फॉर ओनर ऑफ द कंपनी। अब मोर ऑफ द इक्विटी क्या होगा, जब ज़्यादा इक्विटी लेंगे तो ये ओनर ऑफ द कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो टू प्रूव दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल अगेन लिया है, दैट इज़ सिचुएशन 1। यहाँ पे टोटल कैपिटल इज़ 50 लाख, इक्विटी कैपिटल 50 लाख है, 5 लाख का शेयर है, 10 पर शेयर्स, मतलब हर शेयर 10 रुपीज़ का है, ठीक है। फिर कह रहा है डेट है नील, टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 3 लाख। तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का क्या है, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, यहाँ पे 6% आया। फिर यहाँ पे टोटल कैपिटल, इक्विटी कैपिटल है 40 लाख, डेट है 10 लाख का, टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट रेट 10%, EBIT इज़ 3 लाख, ROI इज़ 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 6%। सिचुएशन थर्ड है, टोटल कैपिटल 50 लाख, इक्विटी कैपिटल 30 लाख, डेट इज़ 20 लाख, टैक्स रेट इज़ 30% पर एनम, interest rate is 10% per annum, EBIT is 3 lakh, ROI is 3 lakh upon 50 lakh into 100, तो 6%। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में यही शो कर रहा है कि सिचुएशन 1 में जहाँ पे टैक्स लेस इंटरेस्ट को करना है, तो फर्स्ट वाले में कोई भी डेट नहीं ले रखे थे, तो ज़ीरो, यहाँ पे 1 लाख माइनस करेंगे क्योंकि 10% 10 लाख का हर शेयर्स है, और यहाँ पे 3 लाख में से माइनस 2 लाख, तो क्योंकि 20 लाख का है, ठीक है। सो इसी का पूरा प्रॉपर, तो EBT वही है, अर्निंग बिफोर टैक्स, फर्स्ट सिचुएशन में कितना है, 3 लाख माइनस 90,000, दैट इज़ 2 लाख। फिर सेकेंड सिचुएशन में 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000, 1 लाख माइनस 30,000, दैट इज़ 70,000। EPS 0.42, 0.35 and 0.23. So EAT, that is earning after tax divided by number of equity shares. तो यहाँ पे 5 लाख थे, यहाँ पे 4 लाख, then 3 लाख, ठीक है। So hence prove that in case return on investment is less than the rate of interest. अब जो भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है वो कम है एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो द इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट लेस अर्निंग व्हेन डेट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट लेस अर्निंग, उन्हें यहाँ पे अर्निंग कम होगी क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो गया है, ठीक है। व्हेन डेट इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जब डेट ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है वो भी कम हो जाएगी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यूरिंग बूम पीरियड वी मस्ट हैव मोर ऑफ डेट एंड लेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, अगर बूम पीरियड की बात करते हैं तो उस केस में जो डेट हो वो ज़्यादा हो एज कम्पेरिजन टू दी मोर ऑफ द डेट ज़्यादा हो और इक्विटी शेयर्स कैपिटल स्ट्रक्चर में कम हो. एंड ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम जब इकोनॉमी एकदम डाउन चल रही है, सो इनकम और रिटर्न इज़ लेस. इनकम और रिटर्न क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए. वी शुड हैव मोर ऑफ द इक्विटी, हमारे पास इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए एंड लेस ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. और डेट क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए. ठीक है, सो ये आपका था कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज़ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं. सो वेरियस फैक्टर विच influence the decision of the capital structure are, first one is that is cash flow position. So the decision related to the composition of the capital structure also depends upon the ability of the business to generate enough cash flow. Okay, जो decision है related to the कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्पोजिशन में, तो ये डिपेंड किस पे करता है, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस की एबिलिटी पे टू जनरेट इनफ कैश फ्लो, कि इतना इनफ कैश का क्या करे, वो फ्लो करे कंपनी में. सो द कंपनी इज़ अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर्स होल्डर. ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी का ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिबेंचर्स होल्डर्स को पे करेंगी. डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को करेंगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर दी लोन, और प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो लोन पे भी देंगे. सो समटाइम्स कंपनी मेक्स सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट. कि समटाइम क्या होता है, जो कंपनी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती हैं, कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है, बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो. समटाइम्स कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी समटाइम्स क्या होता है, कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट मेक कर लेती हैं, बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट. बट कंपनी क्या है कि कैश इनफ्लो बेसिकली पेमेंट के लिए नहीं कर पाती है. ठीक है, सो द expected cash flow must watch with the obligation of making payment, because if company fails to make fixed payment it may face insolvency. ठीक है, ये expected cash flow है, must watch with the obligation of making payment. ठीक है, must watch with the obligation of making payment, पेमेंट को बनाती हैं, करती हैं, because if company fails to make payment इट में फेस इंसॉल्वेंसी. अगर कंपनी क्या है, पेमेंट नहीं कर पाती है, तो कंपनी क्या है, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है. सो बिफोर इंक्लूडिंग द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी मस्ट एनालाइज प्रॉपरली द लिक्विडिटी ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल. ठीक है, डेट को इंक्लूड करने में कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि उसके वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली है भी या नहीं, मतलब लिक्विड फॉर्म में, मतलब ईजिली अवेलेबल हैं भी या नहीं है. कि इसीलिए जब भी कंपनी क्या करे, डेट को इंक्लूड करे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसे पहले प्रॉपरली हर एक चीज़ का एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, तो उतना करने के लिए कंपनी इज़ कैपेबल और नॉट है. फिर नेक्स्ट इज द कंपनी employs more of the debt securities in the capital structure. Okay, कंपनी क्या करती है, ज़्यादा डेट सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करती है इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर में, इफ़ कंपनी इज़ श्योर ऑफ द जनरेटिंग इनफ कैश फ्लो. ठीक है, अब जब कंपनी क्या है, श्योर है कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए, वेयर इज़ इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर कैश क्या होगा, वो शॉर्ट होगा, देन इट मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ द
इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। उस केस में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को ज़्यादा हायर करेगी कैपिटल स्ट्रक्चर में, एज देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इक्विटी शेयर्स होल्डर। बिकॉज कंपनी क्या है, कोई भी लायबल नहीं है कि उसे इक्विटी शेयर्स होल्डर को पे करना है, बट डेट के साथ कंपनी क्या है, वो लायबल है, उसको पे करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको ICR बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। इसमें नंबर ऑफ द टाइम कंपनी क्या है, अर्न कर रही है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के पहले, कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, जो कवर क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट के ऑब्लिगेशन को। ठीक है, सो ICR इज इक्वल टू क्या है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। सो हाई ICR मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ द बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। ठीक है, अगर ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी क्या है, मोर उसके पास बोरोड फंड ज़्यादा है। हाउएवर लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। अगर यही जो लोअर ICR है तो मतलब जो बोरोड फंड है वो क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो इट इज़ वन स्टेप अहेड ICR, ये एक स्टेप आगे है ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के। सो ICR कवरेज द ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेट। ICR क्या कवर करता है, ये कवर करता है कि इट इज़ ऑब्लिगेशन कि इंटरेस्ट जो भी डेट है उस पर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। बट DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक केयर ऑफ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट। मतलब ये क्या करता है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट पे रिटर्न मिल रहा है, एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको भी रीपेमेंट करने के लिए। सो DSCR इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, डिवाइडेड बाई प्रेफरेंस पे जो डिविडेंड मिलेगा प्लस इंटरेस्ट प्लस repayment obligation. So if DSCR is higher than the company can have more debt in capital structure. ठीक है, as high DSCR indicate better ability of the company to repay its debt. ठीक है, तो ये क्या है, it is high then company can have more debt, कंपनी का क्या है, ज़्यादा डेट होगा। एज हाई DSCR क्या करता है, वो बेटर एबिलिटी शो करता है कंपनी का क्या, कि टू रिपे इट्स डेट, अपने डेट को जो भी उसने लिया है उसको पे करने के लिए। इफ़ DSCR इज़ लेस देन कंपनी मस्ट अवॉइड डेट। ठीक है, अगर ये कम है तो कंपनी को क्या है, अवॉइड करना है कि वो डेट को वो बोरो कम करे, डिपेंड अपॉन दी इक्विटी कैपिटल ओनली, और वो बस अपने इक्विटी कैपिटल पे डिपेंडेंट रहे, डेट पे वो डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो क्या डिसाइड करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेट। फिर क्या है, कंपनी क्या करेगी, डेट को प्रेफर करेगी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। वेर एज इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेट पे जो भी बोरो किया उस पर पे किया जाएगा। देन कंपनी शुड अवॉइड डेट, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, डेट को अवॉइड करेगी। ओके, एंड रिलाई ऑन इक्विटी कैपिटल, और वो बस इक्विटी कैपिटल पे डिपेंडेंट रहेगी। एंड दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो इन
फाइनेंशियल गियरिंग बाय दी गिविंग एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था 3 सिचुएशन का, उसके थ्रू ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। थर्ड वन इज दैट इज नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट. So if firm can arrange borrowed fund at low rate of interest, then it will prefer more of the debt as compared to equity. ठीक है, अगर फर्म क्या है बोरोड फंड को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अरेंज कर सकती है, देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ द डेट. तब कंपनी क्या करेगी, वो ज़्यादा डेट को प्रेफर करेगी एज़ कंपेरिजन टू इक्विटी. उसी केस में जब कंपनी क्या है बोरोड फंड को ईजिली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस अमाउंट पे ही अगर वो उसको मिल जाता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, डेट को लेना ज़्यादा सही समझती है एज़ कंपेरिजन टू दी इक्विटी. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ टैक्स रेट. ओके, सो हाई टैक्स रेट मेक डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड ऑन डेट सिक्योरिटी होल्डर इज subtracted from the income बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. ठीक है, अगर हाई टैक्स रेट है, जब अगर टैक्स रेट हाई रहेगा तो इट मेक्स द डेट चीपर एज इंटरेस्ट पे टू डेट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी बेसिकली इंटरेस्ट पेड हो रहा है डेट सिक्योरिटी पे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैलकुलेटिंग द इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स. ठीक है, जो भी टैक्स पे कर रहे हैं उसके इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स, टैक्स को पे करने के पहले ही हमको उसको कैलकुलेट करेंगे. वेयर एज कंपनीज हैव टू पे टैक्स ऑन द डिविडेंड पेड टू शेयर्स होल्डर. ठीक है, जो कंपनी क्या करेगी, टैक्स को पे करेगी ऑन डिविडेंड पे विच इज़ पेड टू द शेयर्स होल्डर्स. सो हाई एंड टैक्स रेट मीन्स प्रेफर डेट. ठीक है, जो हाई एंड टैक्स है वो क्या करता है, वो टैक्स को डेट को प्रेफर करता है, और जहाँ पे लो टैक्स रेट है, जो टैक्स रेट जहाँ पे कम है, वो प्रेफर क्या करता है, इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर.